की आर्थिक राजधानी मुंबई से शेयर बाजार की हर खबर लाइव CNBC आवाज न्यूज सेंटर से। भारी उतार चढ़ाव के बीच भारतीय बाजारों में कल दिखी जबरदस्त कमजोरी और बजट के पहले थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग का माहौल है। बड़ा सवाल है कि एफआईज की तरफ से खरीदारी के आंकड़े हैं, ग्लोबल मार्केट स्टेबल है, क्या फिर से खरीदारी लौटेगी, वो टिकाऊ होगी या फिर ऊपर के लेवल पर दिखेगा दबाव, और ऐसे में क्या हो आपकी रणनीति, इस पर होगा हमारा फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार और मैं हूं हेमंत घई। जी हां, कल भी बैंकिंग स्टॉक्स ने देखिए कमजोर प्रदर्शन दिखाया है, जिसके चलते थोड़ा दबाव देखने को मिला। सेकंड हाफ भारतीय बाजारों के लिए कमजोरी भरा रहा। दिन के निचले लेवल पर भारतीय बाजारों ने कल क्लोजिंग दी है। 88 का जो लेवल है 8800 का, उसको भी कल सपोर्ट नहीं किया। लेकिन चलिए सीधे चलते हैं संदीप के पास और जानते हैं ग्लोबल मार्केट्स में किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है। संदीप, ओवर टू यू। देखिए, थोड़ी सी स्टेबिलिटी या तो फिर थोड़ा कॉशियसनेस हमने देखा कल यूएस के बाजारों में देखने को मिला। मिले जुले ट्रेड्स वहां देखने को मिले। जेनेट येलेन की जो 2 दिन की टेस्टिमनी होने वाली है आज और कल की, उससे पहले बाजारों में हमने देखा कि जो परसों रिकॉर्ड हाइस बने थे, थोड़ा सा कॉशियसनेस वहां पे नजर आ रहा है। माना जा रहा है कि जनवरी के जो मिनट्स आए थे फेड बैठक की, वो तो डविश थे, लेकिन जो टेस्टिमनी होने वाली है शायद उसमें जून में एक बार फिर से ब्याज दरें बढ़ने की जो बात है, वो शायद जेनेट येलेन उसकी संभावना व्यक्त कर सकती है। तो उसको लेकर बाजार थोड़ी सी यहाँ पे चिंतित नजर आया, जिसकी वजह से कोई बहुत बड़ा सेल ऑफ तो नहीं नजर आया, लेकिन थोड़ी सी स्टेबिलिटी या तो फिर थोड़े कॉशियसनेस देखने को मिला। और साथ ही साथ कच्चा तेल जिस तरह से थोड़ा सा ऊपरी लेवल से हल्का हुआ है, उसका इम्पैक्ट कल हमने यूएस के बाजारों में आते हुए देखा। लेकिन यूरोपियन मार्केट्स ने पहली बार जो ग्रीस की डील हुई है उसके ऊपर रिएक्ट किया, जिसकी वजह से 1% के आसपास की ओवरऑल तेजी देखने को मिली। कुर्सी में केवल कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के चलते यहाँ पे लाल निशान में क्लोजिंग देखने को मिली, लेकिन कोई बहुत बड़ा सेल ऑफ वहां भी था। लेकिन जो चिंताएं यूएस के बाजारों में है, ऐसा कोई भी ट्रेड हम एशियन मार्केट्स में नहीं देख रहे हैं। ज्यादातर बाजार आपको हरे निशान के साथ ही कारोबार करते हुए रहेंगे। देखिए, जहां शुरुआत में कमजोरी देखने को मिली थी, अब वहां पर भी अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। केवल हैंगसेंग को अगर आप छोड़ दें, बाकी सभी एशियन मार्केट्स में अच्छे खासे ट्रेड देखने को मिले। और एसजेक निफ्टी वैसे इंडिकेशन दे रहा है, भले मामूली बढ़त के साथ ही सही, लेकिन इंडियन मार्केट्स में आज एक हल्की बढ़त के साथ शुरुआत देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल यूएस में थोड़ा सामने स्टेबिलिटी आती देखी, लेकिन एशियन मार्केट्स काफी पॉजिटिव मूड में है और एसजेक निफ्टी वैसे इंडिकेशन दे रहा है कि हल्की बढ़त के साथ इंडियन मार्केट्स की शुरुआत होगी। शुक्रिया संदीप आपका इस जानकारी के लिए। लेकिन एसजेक निफ्टी दरअसल ऊपर इसलिए है क्योंकि एफआईआईज ने कल गिरावट में खरीदारी करी है, और ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। 602 करोड़ रुपए की कैश मार्केट में खरीदारी, लगता है गिरावट में इंडेक्स स्टॉक्स खरीदे एफआईआईज। बेहद सरप्राइजिंग है ये आंकड़ा, क्योंकि कल जिस तरह का एक्शन दिख रहा था स्क्रीन पर, ऐसा लगा कि शायद एफआईआईज की तरफ से बिकवाली का दबाव बढ़ा है। लेकिन सरप्राइजिंगली जो डेटा है वो ये बता रहे हैं कि बिकवाली का दबाव एफआईआईज की तरफ से नहीं है, बल्कि ट्रेडर्स की तरफ से होता हुआ दिखा है। कैश मार्केट में दमदार खरीदारी हुई है, लेकिन इसके साथ ही वायदा कारोबार के आंकड़े भी काफी बेहतर है। आप देखिए, 125 करोड़ के आसपास के इंडेक्स फ्यूचर्स एफआईआईज ने खरीदे हैं, उसके अलावा 530 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे हैं। तो कल के इतने कमजोर सेशन में अगर एफआईआईज की तरफ से खरीदारी के आंकड़े तीनों को मिलाकर 1200-1300 करोड़ के आसपास के हो, तो बेहद पॉजिटिव कहे जा सकते हैं। मुझे लगता है इन आंकड़ों के दम पर, क्योंकि ग्लोबल मार्केट जैसा संदीप बता रहे थे कि स्टेबल है, कोई खास नेगेटिव या पॉजिटिव क्यूज नहीं, इनफैक्ट आप न्यूट्रल से पॉजिटिव क्यूज मान सकते हैं जिस तरह से एशियाई बाजार है। तो उसको देखते हुए आप ये मान सकते हैं कि साफ तौर पर एफआईआईज की ये डेटा एक पॉजिटिव शुरुआत करने में बेहद बड़ी मदद करेंगे, और खासतौर से कल की तेज गिरावट से उबरने में भी। लेकिन 1260 करोड़ की इंडेक्स ऑप्शंस की बिकवाली का आंकड़ा काफी इंटरेस्टिंग है, और यहां पर 2 तरीके से पोजीशंस बनती हुई दिखी है। एक और जहां पर पुट ऑप्शंस में जहां खरीदारी की थी एफआईआईज ने अपने पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए, आज से वहां पोजीशंस कम होती हुई दिखी है। लेकिन अब इंटरेस्टिंग बात यह दिख रही है कि बजाय इस एक्सपायरी के हफ्ते में सीधे निफ्टी फ्यूचर्स शॉर्ट करने के, निफ्टी फ्यूचर्स और इंडेक्स फ्यूचर्स में थोड़ी शॉर्ट कवरिंग हुई है, लेकिन जो कुछ भी शॉर्ट्स बन रही है वो कॉल्स में बनती हुई दिख रही है, और एफआईआईज फ्यूचर्स बेचने के बजाय कॉल्स में पोजीशन लेना पसंद कर रहे हैं। और यही वजह कि कल के सेशन में कॉल्स में जरूर बिकवाली का आंकड़ा आता हुआ दिखा। तो बिकवाली का आंकड़ा है, लेकिन वो कॉल्स में, इसका मतलब साफ है कि एक सर्टेन लेवल की बिकवाली, एग्रेसिव बिकवाली नहीं है। और ये एक बड़ी राहत की बात है आंकड़ों से कि एफआईआईज बहुत ज्यादा बेरिश नहीं है, लिमिटेड सेलेक्टिवली हेजिंग के लिहाज से ये थोड़ी बहुत बिकवाली कर रहे हैं, वो भी कॉल ऑप्शंस में। और उन्हें लग रहा है कि 8800 के नीचे निफ्टी फ्यूचर्स में अगर हमारी शॉर्ट्स है तो वो कवर कर लेनी चाहिए, स्टॉक फ्यूचर्स की शॉर्ट्स कवर करनी चाहिए, और कुछ हद तक फ्रेश खरीदारी कैश मार्केट में भी। बिल्कुल, और ये महीना देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे दिग्गज 7% नीचे हैं, आईसीआईसीआई बैंक जैसे दिग्गज 9% कमजोर है अनिल। और अब एफआईआई का खरीदारी का फिगर, और वो भी दरअसल एक्सपायरी से 2 दिन पहले। एक शॉर्ट कवरिंग रैली की अपेक्षा करनी चाहिए क्या? फर्स्ट हाफ में तो होगी, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन इस शॉर्ट कवरिंग रैली की स्ट्रेंथ कितनी होगी ये तब पता चलेगा जब आप 8,800 के पार निकलकर टिक पाएंगे। आज के सेशन के सबसे अहम आंकड़ा वो होगा, और वो इस लिहाज से कि कल के सेशन में देखिए कॉल्स में लगभग 48 लाख शेयर नए जुड़े, तो जबरदस्त शॉर्ट्स बनती हुई दिखी है कॉल्स में, और सबसे बड़ी शॉर्ट्स बनी है 8800 के लेवल पर 11 लाख शेयरों की। यानी कि जो मंदी करने वाले ट्रेडर्स है वो 8800 के लेवल के नीचे बाजार को रखने की कोशिश जरूर करेंगे। तो उस लेवल के ऊपर निकलकर अगर हम टिक पाए तो फिर एक
एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी और आती हुई दिखेगी। लोअर साइड पर सपोर्ट 8800 से शिफ्ट होकर नीचे की तरफ गया है 8700 पर। अब हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वहां पर शिफ्ट होता हुआ दिखा है, तो थोड़ी डाउन साइड रिस्क खुलती हुई दिखी कल के सेल ऑफ के बाद बाजार में। लेकिन कुछ और इंटरेस्टिंग आंकड़े जिन पर नजर रखनी चाहिए। बैंक निफ्टी, हम लगातार यही कह रहे हैं कि बाजार के डायरेक्शन के लिए आप सिर्फ बैंक निफ्टी पर नजर रखिए, और बैंक निफ्टी में कल भी 1.5 लाख शेयर नए जुड़े हैं, 1% नीचे रहा बैंक निफ्टी, तो जबरदस्त शॉर्ट्स वहां पर बनती हुई दिखी है। तो ज्यादा कमजोरी बैंक निफ्टी में नजर आ रही है। लेकिन एक पॉजिटिव संकेत जो कल के आंकड़ों में दिख रहा है वो है पुट कॉल रेशियो। बजट के पहले 0.86 पुट कॉल रेशियो का 1 से 0.86 तक, यानी कि 14 बेसिस पॉइंट कम होना, ये साफ तौर पर यह दिखा रहा है कि बाजार अब काफी हल्के हो चुके हैं, या फिर शॉर्ट साइड पर पोजीशन भी काफी बनती हुई नजर आई। और ये बाजार की सेहत के लिए अच्छा है कि बड़ी इवेंट के पहले अगर आप हल्के होकर जाएं तो फिर बाद में आपके लिए ज्यादा बेहतर सिचुएशन बनती है स्टेबिलिटी के लिहाज से। इसके अलावा जो आंकड़े दिख रहे हैं वो साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि कल के सेशन में पुट ऑप्शंस में जिस तरह से ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है, 12 लाख शेयर 8800 पर कम हुए, 8900 पर पोजीशन कम होती हुई दिखी है। तो जो कमजोर ट्रेडर्स हैं वो अपनी पोजीशंस कल ही हल्की कर चुके हैं। लेकिन आज के सेशन में जिस तरह से कल 8800 को तोड़ने के बाद जो शॉर्ट पोजीशंस बनी है बाजार में, वो कितनी मजबूत रह सकती है, ये सबसे बड़ा की पॉइंट होगा। और उस लिहाज से आज के बाजार के लिए सबसे अहम आंकड़ा जो वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए वो 8800 के लिए। तो उम्मीद कर सकते हैं आप एसजीएक्स निफ्टी की तर्ज पर, और साथ ही जिस तरह के एशियाई बाजार हैं और साफ तौर पर आंकड़े जो दिख रहे हैं, आप एक बाउंस के साथ शुरुआत होते हुए दिखें, लेकिन 8800 आज लक्ष्मण रेखा है। चलिए, तो उस नंबर पर आपकी नजर होनी चाहिए। अब मार्केट काउंटडाउन में एक्सपर्ट्स के पूरा पैनल हमारे साथ जुड़ने वाला है, इस सब पर चर्चा करेंगे। उनसे भी टेक्निकल नजरिया बताने के लिए हमारे साथ होंगे पैनोरमा टेक्निकल्स के अल्पेश पुरिया, फंडामेंटल नजरिया बताने के लिए जुड़ेंगे मार्केट एक्सपर्ट अम्बरीश बलिगा, और डेरिवेटिव नजरिया जानेंगे आनंद राठी सिक्योरिटीज के चंदन तापड़िया से। इसके अलावा बाजार में बजट से पहले क्या हो आपकी रणनीति बताएंगे हमें जाने माने एक्सपर्ट्स। आज पूरे दिन भर सीएनबीसी आवाज पर आपको दिखेगा एक दमदार पैनल और एक्सपर्ट्स। 8:20 पर हम बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल के जॉइंट एमडी रामदेव अग्रवाल साहब से। म्यूचुअल फंड का नजरिया बताएंगे बजट और बाजार पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ निमेश शाह से। इसके अलावा बजट और राजनीति समेत तमाम मुद्दों पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश से हमारी खास बातचीत होगी, सीएनबीसी आवाज संपादक की, और साथ ही एडलवाइज सिक्योरिटीज के चेयरमैन रशीद शाह भी हमारे साथ जुड़ेंगे आज। ये तो एक बेहद इवेंटफुल हफ्ता है, और इवेंट्स के बीच में वॉलेटिलिटी आज देखने को मिल सकती है। आज संसद में हंगामे हो सकते हैं लैंड एक्विजिशन के बिल को लेकर भी। ये बताइए, स्टॉक स्पेसिफिक रहने में ही समझदारी है, क्योंकि कल भी हमने देखा रोल्टा जैसे स्टॉक्स, टाटा एलेक्सी जैसे स्टॉक्स 52 वीक हाई पर थे। क्या वही रणनीति आज काम करते हुए दिखेगी? हेमंत, ग्रीड और फियर का एक टिपिकल जो मार्केट में माहौल दिखता है वो इस वक्त दिख रहा है। लोगों को उम्मीद है, एक्सपेक्टेशंस है कि बजट में कुछ होगा, उस लिहाज से खरीदारी करना भी चाहते हैं, लेकिन बाजार में प्राइसेस, स्क्रीन और मूवमेंट सपोर्ट नहीं करता हुआ दिख रहा है। 3 दिनों से बाजार का मूव साफ तौर पर यह दिखा रहा है कि बाजार में ऊपर के लेवल पर डिस्ट्रीब्यूशन होते हुए दिख रहा है, यानी कि जो स्मार्ट लोग हैं वो अपनी पोजीशंस हल्की करते हुए दिख रहे हैं इस बड़ी इवेंट के पहले। और वजह साफ है कि ये वाला बजट जो होगा वो मेक और ब्रेक वाला होगा, क्योंकि अगर आगे बाजार में सस्टेन तेजी दिखनी है तो बाकी सपोर्ट आपके पास बहुत ज्यादा नहीं है। लिक्विडिटी थोड़ी सी ड्राई होती हुई दिख रही है, कॉर्पोरेट रिजल्ट्स खराब है, तो ऐसे में ये बजट ही ऐसा है जो बाजार की आगे की तेजी को बढ़ा सकता है। अगर उस लिहाज से कहीं कोई डिसअपॉइंटमेंट हो तो फिर आपको हल्का रहना ठीक है। ये सोचकर कल ट्रेडर्स ने काफी पोजीशन हल्की की, और इस बाजार में हेमंत आप देख भी रहे हैं किस तरह की कई सारी र्यूमर्स चलती है, कई सारे अंदाजे लगाए जाते हैं कि टैक्सेस में बदलाव हो सकता है, रेटिंग्स अपग्रेड डाउनग्रेड हो सकते हैं। इस तरह की पॉजिटिव नेगेटिव सारी र्यूमर्स के बीच में बाजार वोलेटाइल डेफिनेटली रहेंगे। एक्सपायरी भी है, आगे इवेंट्स भी है। कल के सेशन के लिहाज से आज संकेत लेना चाहें तो एफआईएस के डेटा पॉजिटिव है, ग्लोबल मार्केट ठीक ठाक है, पुट कॉल रेशियो जिस तरह से कम होकर आया है नीचे 0.86 के आसपास, ये एक पॉजिटिव संकेत है। और जो कमजोर शॉर्ट्स कल बनी है वो शायद आज कवर करने की कोशिश करती हुई दिखे, लेकिन इस बीच कुछ नेगेटिव्स भी साफ तौर पर हैं। पहला तो ये कि बाजार का टेक्निकल पैटर्न थोड़ा सा कमजोरी की तरफ इशारा कर रहा है। कल जिस तरह से आपने 8800 के लेवल को तोड़ा और उसके नीचे लगातार बने रहे, और उस लिहाज से थोड़ी सी डाउन साइड रिस्क खुल जाती है, और अब अपसाइड में दिक्कत आएगी और हर अपसाइड पर आपको थोड़ा सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखेगा। तो ओवरऑल इन सब के बीच में बेहतर ये होगा लेवल्स को रेस्पेक्ट करें, लोअर साइड पर 8700 के आसपास के लेवल को सपोर्ट मानकर चलें, और वहां पर इंट्राडे ट्रेडर्स अपना स्टॉप लॉस लगाकर रखें। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में वहीं पर है, तो वो वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए भी एक बार की सपोर्ट का काम कर सकता है। ऊपर की तरफ 8800 के पार अगर आप निकले तो फिर 8875 75 से 100 पॉइंट की तेजी आपको और बनती हुई दिख सकती है एक्सपायरी के पहले। तो बड़े वोलेटाइल ट्रेड होंगे, बेहतर ये होगा
कि आप इंट्राडे पोजीशन रखें, ज्यादा ओवरनाइट पोजीशन ना रखें, क्योंकि गैप अप गैप डाउन ओपनिंग के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों से हमने बेहद शांत ओपनिंग देखी है, लेकिन अब संकेत थोड़े से बदलते हुए दिख रहे हैं। तो ट्रेडर्स को कोशिश और सावधान रहने की जरूरत है। स्टॉप लॉसेस स्ट्रिक्ट रखने होंगे, थोड़े डीप रखने होंगे, तभी आप इस बाजार में ट्रेड कर पाएंगे। चलिए वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद बताएंगे आपको कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए, क्योंकि वो खबरों में है, सुर्खियों में। आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज। हाँ जी सर। सरकार आज लोकसभा में संशोधित भूमि अधिग्रहण बिल पेश करेगी, यानी कि लैंड एक्विजिशन बिल। विपक्षी दलों को इस बिल को लेकर गंभीर आपत्तियां हैं और सरकार के सामने बिल पास कराने की बड़ी चुनौती है। ऐसे में सरकार की क्या होगी रणनीति, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, बताइए, सरकार आज इस बिल को लोकसभा में पेश करेगी, इस बिल में फेरबदल की कितनी संभावना है? अधिकारियों से बात की, कुछ मंत्रियों से बात की, जो मुझे संकेत मिल पा रहा है कि सरकार इसमें फेरबदल का लगभग मन बना चुकी है। अब फेरबदल क्या किया जाएगा, इसको अब तय किया जाना है। पहली बात, फेरबदल क्यों किया जाएगा, तो चूंकि जिस तरह से अन्ना आंदोलन यहां पे हुआ, अरविंद केजरीवाल यहां पर आकर मिले, तो एक राजनीतिक विरोध तेज होता दिख रहा है। कांग्रेस से समर्थन की जरूरत है अगर सरकार इस बिल को पारित करना चाहती है। कांग्रेस भी तब तक समर्थन नहीं देगी जब तक इसमें जो बिल है उसमें कुछ फेरबदल ना किया जाए। सरकार को साल के अंत तक चुनाव में भी उतरना है, बिहार जैसे राज्यों में, तो वहां भी सरकार के ऊपर एक राजनीतिक दबाव है। तो सरकार नहीं चाहे किसान विरोधी दिखना, इस वजह से सरकार उसमें फेरबदल करेगी। फेरबदल की सबसे ज्यादा संभावना वो है कि जो किसान से सहमति की शर्त वाले प्रावधान है उसमें सरकार फेरबदल कर सकती है और कुछ प्रोजेक्ट में ये शर्त जोड़ सकती है, किसानों की सहमति लेना जरूरी होगा, 70% किसान भूमि मालिकों की सहमति लेना जरूरी होगा। तो काफी हद तक संभावना है कि इसमें सरकार फेरबदल की बात करे, लेकिन संसद में पेश किया जाएगा। इस बिल को पेश करने के बाद इस पर चर्चा की जाएगी और चर्चा के बाद जब अंतिम बिल पारित करने के लिए रखा जाएगा तब उसमें संशोधित बिल रखा जा सकता है और काफी हद तक संभावना है कि बजट के बाद इस बिल को पारित किया जाए संसद से। ओके, चलिए, तो कुछ संशोधन भी हो सकते हैं। लक्ष्मण, ये भी बताइए, हाउसिंग फॉर ऑल को सरकार इस बजट में काफी अहमियत दे रही है, किस तरह के ऐलानों की अपेक्षा की जाए फिर? जी बिल्कुल, आपने जैसा कहा कि हाउसिंग फॉर ऑल को सरकार अहमियत दे रही है। इसी अहमियत की वजह यह है कि सरकार हो सकता है कि बजट में कुछ टैक्स छूट का भी ऐलान करे। टैक्स छूट में ऐलान में जो सबसे ज्यादा संभावना दिख रही है वो ये कि अभी हम होम लोन जो लेते हैं उस पर जो ब्याज चुकाते हैं, उस ब्याज पर 2 लाख रुपए तक ब्याज चुकाते हैं तो वो इनकम टैक्स उस पर नहीं लगता है। अब सरकार इस सीमा को बढ़ा सकती है और ये सीमा बढ़ाकर कम से कम 3 लाख किया जा सकता है या फिर 3.5 लाख किया जा सकता है। काफी हद तक संभावना है कि इस सीमा को बढ़ाकर 3 लाख किया जाएगा, यानी 3 लाख तक के ब्याज पर आपको होम लोन नहीं मिलेगा, नहीं लगेगा, इस पर टैक्स नहीं लगेगा। इससे फायदा ये हुआ कि लोग होम लोन लेने के लिए ज्यादा आकर्षित होंगे और लोगों के पास ज्यादा लोगों के पास घर होगा। साथ ही साथ यहाँ पे हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम का भी ऐलान किया जाएगा, जिसको कैबिनेट ने पिछले हफ्ते मंजूरी भी दी थी, सैद्धांतिक मंजूरी दी है, जिसके तहत 2022 तक हर किसी के पास घर होगा और घर गरीबों को मिल सके इसके लिए रजिस्ट्रेशन चार्जेस में, स्टाम्प ड्यूटी में कुछ छूट दी जा सकती है। पीपीपी प्रोजेक्ट के तहत हाउसिंग को बनाने पर बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे जो दूसरी चीजें हैं कि पैसे की कहां से व्यवस्था की जाएगी, इन सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी ताकि फाइनेंस की दिक्कत ना हो। एलआईसी के अलावा दूसरी कंपनियों को इसमें शामिल किया जाएगा। ये तमाम उपाय हैं जिसके जरिए घर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और खासतौर से पहले चरण में ये टियर 2 टियर 3 सिटीज में इसको लागू किया जाएगा, धीरे धीरे से ग्रामीण इलाकों में बढ़ावा दिया जाएगा। तो इस लिहाज से पूरे रियल एस्टेट सेक्टर के लिए, हाउसिंग सेक्टर के लिए ये बजट काफी अहम साबित हो सकता है। बिल्कुल, शुक्रिया लक्ष्मण आपका इस जानकारी के लिए। लेकिन कौन से वो शेयर हैं जिस पर आज आपकी नजर होनी चाहिए, चलिए इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ सोनम और पूजा जुड़ चुके हैं। हाय, गुड मॉर्निंग, बताइए कहां पर नजर रखी जाए? गुड मॉर्निंग। शुरुआत सुजलॉन के साथ करेंगे। यहाँ पर दिलीप संघवी लगभग 3,800 करोड़ रुपए का सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी सुजलॉन एनर्जी को, जो लगभग $610 मिलियन का है। इस सिक्योरिटी के जरिए सुजलॉन इजीली या फिर आसानी से बैंक गारंटीज, लेटर ऑफ क्रेडिट ले पाएगी, जिसकी कंपनी को बहुत जरूरत है अपने फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए और अपनी कैपेसिटी को बूस्ट करने के लिए। गल्फ ऑयल कॉर्पोरेशन कंपनी की हैदराबाद की फैक्ट्री में एक बड़ा विस्फोट हुआ है, जिसमें कि 2 कर्मचारी मारे गए हैं और 13 गंभीर रूप से घायल हैं। यहाँ पे 12 सालों में कंपनी में चौथा बड़ा विस्फोट हुआ है। सन फार्मा यहाँ पे कंपनी अपने एपिलेप्सी ड्रग को यूएस मार्केट से रिकॉल कर दी है। लगभग 3,260 बॉटल्स को रिकॉल किया जा रहा है। उस रिकॉल की प्रक्रिया कंपनी ने जनवरी 21 तारीख से शुरू कर दी थी। रिवान हाउसिंग फाइनेंस यहाँ शेयरधारकों ने क्यूआईपी के जरिए 1,000 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी दे दी है। एनजी वैश्य बैंक आरबीआई के मुताबिक कंपनी की विदेशी निवेश सीमा जो है वो खत्म
खत्म हो गई है। अब एफआईआईएस को खरीदारी करने के लिए आरबीआई की मंजूरी की जरूरत होगी। फिलहाल कंपनी में होल्डिंग एफआईआईएस की 26.98% की है। तमाम पब्लिक सेक्टर बैंक आज फोकस में रहेंगे। यहाँ पीएसयू बैंक यूनियंस ने अपने 4 दिन की जो हड़ताल थी उसको वापस ले लिया है। यूनियंस का आईबीए के साथ वेज हाइक को लेकर एक सेटलमेंट हो चुका है, जिसमें कि नवंबर 2012 से लेकर वेज में उनको 15% का हाइक मिलेगा। आईटीसी, ब्लू कोस्ट होटल्स और आईएफसीआई के काउंटर पर नजर होनी चाहिए, जहां पे आईएफसी ने अपनी ड्यूज को क्लियर करने के लिए ब्लू कोस्ट होटल्स की गोवा की होटल पाक हयात का ऑक्शन किया था। इसमें सक्सेसफुल बिडर के तौर पे आईटीसी सामने आया है, जिसको ये होटल 515 करोड़ में मिल गई है। ब्लू कोस्ट होटल्स के मुताबिक बहुत सस्ते में दी हुई है, जबकि इस होटल का वैल्यूएशन लगभग 1250 करोड़ का था। और क्योंकि आधे भाव में भी ये डील नहीं हुई है, तो और इसलिए इस ऑक्शन को चैलेंज करने की कंपनी ने धमकी दी है। ओमिक्स का काउंटर आज आपके रडार पर होना चाहिए। कंपनी ने अपनी सब्सिडरी फिनिशिंग टावर प्रॉपर्टीज में अपना पूरा हिस्सा करीब 3 करोड़ रुपए में बेच दिया है। सिंप्लेक्स इंफ्रा में फंड एक्शन हुआ है, जहां पे सिटी ग्रुप ग्लोबल मॉरिशस ने कंपनी लगभग 6 लाख शेयर बेच दिए हैं 427.50 पैसे प्रति शेयर पर। तमाम टेलीकॉम काउंटर्स आज आपके रडार पर होने चाहिए। यहाँ लैंडलाइन को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए ट्राई ने टर्मिनेशन चार्जेस को लेकर एक नया रेगुलेशन जारी किया है, जिसमें कि मोबाइल टर्मिनेशन चार्ज को 20 पैसे प्रति मिनट से घटाकर 14 पैसे प्रति मिनट कर दिया है। मिर्जा इंटरनेशनल के काउंटर में नजर, जहां पे मार्च 3 तारीख को बोर्ड की बैठक रहेगी। जेनिस फुटवेयर को अपने साथ मर्ज करने पर यहाँ पर फैसला लिया जाएगा। और आखिर में बात करते हैं जेके लक्ष्मी सीमेंट की। केयर ने यहाँ पर लॉन्ग टर्म बैंकिंग फैसिलिटी और कंपनी जो 200 करोड़ का एनसीडी इशू लेकर आने वाली है, उस पर अपनी रेटिंग AA- से बढ़ाकर AA कर दी है। तो ये तमाम स्टॉक्स रहेंगे आज रेडार पर, जहां पर हम कोशिश करेंगे आपके लिए सही रणनीति बनाने की। इससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे भी लेंगे राय बाजार पर। लेकिन खास तौर से बजट क्या है, उम्मीदें और क्या कुछ हो सकता है बाजार के लिए, इस पर बातचीत करेंगे बाजार के जाने माने एक्सपर्ट मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज के जॉइंट एमडी रामदेव अग्रवाल साहब से इस छोटे से ब्रेक के बाद। और अब बात करते हैं बजट और बाजार की। वित्त मंत्री से बाजार के दिग्गज क्या चाहते हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के जॉइंट एमडी रामदेव अग्रवाल साहब। अग्रवाल साहब, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। बजट बस आने की तैयारी में है, लिहाजा सबकी नजरें इसी बात पर है कि बाजार में अब क्या रणनीति होनी चाहिए। आपकी सारी उलझनें सुलझाने के लिए और साथ ही बजट से पहले कमाई के मौके बताने के लिए हमारे साथ रामदेव अग्रवाल साहब जुड़ चुके हैं, और इसी कड़ी में हम शुरुआत करते हैं आपसे बातचीत की। सबसे पहले ये बताया अग्रवाल साहब कि किस तरह की मार्केट की सिचुएशन आपको दिख रही है बजट के पहले, क्योंकि ऐसा लग रहा है थोड़ा बहुत मार्केट हल्का होता नजर आया है, कुछ करेक्शन भी हुआ है। क्या वाकई में बाजार बजट पर कम उम्मीदों के साथ जा रहा है या फिर काफी उम्मीदें हैं बजट से? अनिल, क्लियरली उम्मीद तो है, बजट से काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि जो अभी का जो माहौल है, पिछले जो 3-4 महीने का जो माहौल बना है बाजार में, जो बाजार में उछाल आया है और जो अभी जो कई अच्छे शेयर के दाम भी बढ़े हुए हैं, सो क्लियरली एक्सपेक्टेशन तो बिल्ट है, लेकिन कहीं पर फियर भी है कि अभी तक कुछ ग्राउंड पे दिख नहीं रहा है। तो ऐसा तो नहीं कि और 4-6 महीने डिले हो जाए। ग्लोबल एनवायरनमेंट बहुत ख़राब है, सो क्या हो सकता है, क्योंकि क्या तो जनरली बाजार में जो अभी की हालत रहती है उसको एक्स्ट्रापोलेट करते हैं। सो ये क्योंकि कई साल से क्या हुआ, कोई बड़ा काम नहीं हुआ बजट में, एक्सपेक्टेशन बहुत रहे, लेकिन कोई फाइनेंस मिनिस्टर ने सो भूल गए हैं कि कोई बड़ा काम हो सकता है एक्चुअली, एंड मैंडेट इज फॉर बड़ा काम। तो एक कन्फ्लिक्ट है कि मतलब आदत नहीं है बड़े काम होने की और एक्सपेक्टेशन बड़े काम की है। अब क्या होगा वो 28 तारीख को मालूम पड़ेगा। बिल्कुल 28 तारीख को पता चलेगा। लेकिन रामदेव जी, आपको क्या लग रहा है, कंपनियों के जो तिमाही नतीजे हैं वो बेहतर नहीं आए हैं। पिछले 7-8 तिमाहियों से सबसे खराब तिमाही नतीजे दरअसल इस बार ही देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में इस बजट में बाजार के लिए डिसअपॉइंटमेंट्स की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है, क्या ये कहना ठीक है? नहीं, गुंजाइश तो है, गुंजाइश क्यों नहीं है, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन बिल्ट है, जैसे आप मेरे से पूछे तो जो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि जैसे जो ऑफशोर जो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट है इंडियन इक्विटीज का हांगकांग सिंगापुर से, वो जो टैक्स चेंजेस होने हैं वो होना ही चाहिए। दिस इज वन बिग अपॉर्चुनिटी फॉर देम एंड इट इज नॉट रेवेन्यू इम्प्लीकेशन, एक्चुअली रेवेन्यू विल बी पॉजिटिव, तो वो होना चाहिए, मतलब ये सरकार कर सकती है। या इंफ्रास्ट्रक्चर साइड देखिए, आपका कंज्यूमर तो इज
ऑन रूफटॉप से स्पेंड कर रहा है. सो आई मीन द रियल सप्लाई कंस्टेंट इज इन द इंफ्रास्ट्रक्चर साइड, और वो सरकार ही कर सकती है. सो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट साइकिल, ये दोनों होना बहुत जरूरी है. सो वो क्या क्या करेंगे, मैं तो इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, लेकिन जब वो बजट के प्रपोजल्स आएंगे उसके बाद एक जरूर माहौल बनेगा कि इज इट गुड इनफ टू पुश द इन्वेस्टमेंट साइकिल, चाहे वो टैक्सेशन प्रपोजल से हो, चाहे गवर्नमेंट के खुद के एक्सपेंडिचर से हो, या इट इज बाय रिड्यूसिंग द रेवेन्यू एंड इंक्रीजिंग द कैपिटल एक्सपेंडिचर और ओपनिंग होल लॉट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनटू वेरियस प्रोजेक्ट्स एंड ऑल. वो कैसे होगा, कैसे इन्वेस्टमेंट साइकिल चालू होगा, क्योंकि एक बार इन्वेस्टमेंट साइकिल चालू हो गया देन दे गेट लॉट ऑफ रेवेन्यू एंड देन गवर्नमेंट हैज ऑल द ऑप्शंस. अभी क्या है, आपका इकोनॉमी इज इन स्लो मोड, रेवेन्यू कलेक्शन इज इन स्लो मोड, तो आपके पास वो एक्स्ट्रा पैसा है नहीं खर्च करने का. सो हाउ विल दे सॉल्व दिस प्रॉब्लम, वो बजट से मालूम पड़ेगा. तो रामदेव जी, फिर मार्केट के लिहाज से इस बजट में क्या बड़ी बातें होनी चाहिए? कोई एक दो ऐसी बातें जो आपको लगे कि बाजार के लिए वाकई में वो सबसे बड़ी होंगी इस बजट में? अभी कुछ भी एक्सपेक्टेशन बना के ज्यादा फायदा नहीं है बजट का. अब नाउ एट दिस प्राइस 3 दिन अभी शांति से बैठ के देखना चाहिए बजट क्या आता है, एंड देन विल लुक बिकॉज लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस आर फ्लाइंग हियर एंड देयर. इफ यू रीड टुडेज इकोनॉमिस्ट लेटेस्ट, I mean, he has pushed his own envelope that it should be a breakthrough, revolutionary budget. This is the only emerging market, large emerging market is standing in the global marketplace, and a terrific opportunity. Huge global savings glut, and India has opportunity to attract lots of them. Do we create that conducive environment? So that's one way to kind of. So everybody globally also we are being watched. Locally also expectations are high. Our own politicians, they are giving hope that they will meet the expectations of growth and prosperity. So I think instead of going into individual expectations, let's see the budget in total, because the surprise can come from any side. Surprise can come from capital government expenditure, surprise can come from reforms, surprise can come from taxation proposals, and it can be combination of all. So let's wait now. रामदेव जी, शनिवार को बजट आएगा और आप लोगों की मांग भी थी कि दरअसल बाजार को खोलना चाहिए, और वो मांग मान भी ली गई है. ये बताइए, शनिवार के दिन आपको क्या लगता है, 5% प्लस माइनस बाजार घूम सकता है क्या? I mean, demand is for 5% plus minus kind of. I mean, of course, plus. So, but whether finance minister is able to deliver that blow or not, I mean, it is his calculation of things, So I would expect that it will be 5% plus kind of budget, but no point in kind of building an expectation at this juncture now. रामदेव जी, पिछले 5-6 हफ्तों से ऐसा लग रहा है कि एफआईज बाजार में बहुत खरीदारी के मूड में नहीं है. अपने हाथ भी उन्होंने थोड़ा खींचे. क्या वजह लगती है आपको? क्या बजट के पहले प्रॉफिट बुकिंग है, या फिर कंपनियों के नतीजे इतने अच्छे नहीं इसलिए एफआईज का रुझान थोड़ा सा नेगेटिव हो रहा है? नहीं, दो चीज हो गई ना. एक तो आपका जो कॉर्पोरेट रिजल्ट्स थे इस क्वार्टर के, दे वर फेयरली डिसअपॉइंटिंग, सो दैट हैज डैम्पर्ड द मूड एट वन लेवल. सेकंड, योर budget is on your head, so it's a big event, so I think both of them combined, I think they will take a fresh view post budget, and so they would decide on which side to move on, in big way. Should we build here, should we buy construction companies, should we buy consumer companies, should we buy banks, so I think the lot of ideas would be. Right now it is a little clutter. I mean, let's wait for the budgetary proposals. What is going to be the impact of this or that? So I think there is a kind of uncertainty in the minds of any kind of investors. बिल्कुल. रामदेव जी, ये बताइए कि इस बार साफ तौर पर माना जा रहा है कि बजट जो होगा वो मेक इन इंडिया बजट होगा. आपको क्या लगता है, मैट जैसे मुद्दों पर सरकार को सफाई देनी चाहिए, और मैट के कदम पर इस बार आप क्या देखना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे वित्त मंत्री जी से? देखिए, मैट वगैरह तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है. मेक इंडिया के लिए आया, कहाँ पर सेलेक्टिव आएगा, और विल इट बी अक्रॉस द बोर्ड ओनली फॉर SEZs एंड ऑल. ये सब लीकेजेस पेपर्स में आते रहते हैं, आपने भी देखा, हमने भी देखा है. बट वन शुड नॉट रीड टू मच इनटू इट. मोस्ट ऑफ द टाइम इन द पास्ट नथिंग हैज हैपेंड, सो आई वुड नॉट बी बॉदर्ड टू मच अबाउट दैट. बट एक्चुअली आई एम लुकिंग एट फ्यू प्रपोजल्स रिलेटिंग टू द मार्केट्स. वन इज अबाउट कैपिटल गेन, कंफ्यूजन बिटवीन कैपिटल गेन्स एंड बिजनेस इनकम.
whether that confusion will be sorted out once for all. Second is dividend distribution tax. Will there be relief? I mean, what started at 10% has gone to 20%. And actually, if you really want to promote equity, it should be 0. So whether that comes through. So, I mean, I'm looking at those 2-3 kind of proposals. Whether anything is heard in Delhi about the importance of small investors, from the market side. So those are few proposals. I'm hoping that something will come, but now we are not very far off. तो फिर राम जी, इस लिहाज से क्या ये बजट बेहद इम्पोर्टेंट है, इस लिहाज से कि अगले 4 साल का जो रोड मैप बाजार के लिए, इकोनॉमी के लिए तय होना है, वो इसी बजट से होगा? क्या ये डायरेक्शन की उम्मीद करना सही होगा? No, budget has its own importance in the sense that in the short run and even in little medium term, what government is going to do. Good thing is that budget is not the last policy announcement day for this government. Finance Minister has gone record in saying that I have a 365 days budget program. So they will keep doing things as and when it comes to their notice. And if they commit any mistake in the budget, they can rectify. I mean, they are the open guys. I don't think that attitude looks to be very clearly good with this government, that they are willing to listen to the people and rectify whatever is not right. So to that extent, budget is a big announcement on one day, and then you can have your other proposals keep coming. So it's not a make or break kind of situation, but clearly it sets the tone that how aggressive you want to be. Do you want to be incremental changer, or do you want to be a revolutionary changer? Do you want to change, like 92 budget, when they abolished the industrial policy, though it was a low-hanging fruit, but I mean now we are seeing the fruits of those deregulation of the industrial licensing. So like that, are there few, say like, can they say that we want to get rid of PSU banks, I mean denationalize the entire PSU bank or reverse the process of decline of PSU bank. I'm not saying that give it to the private sectors, but could there be some dramatic step out there? So let's see, I mean, what will be the counter, because people are expecting big things from this budget, and I hope those things come. Even if those things don't come, the destiny of the market is much bigger. I mean, technological changes, the global changes, interest rate changes, commodity prices, oil prices, state government's behavior. So I think then the companies themselves, what they do, I mean, I think 90% is dependent on the companies. I mean, Infosys from 50 crores has gone to 2 lakh crores or 2.5 lakh crores, not because of this government or that government. It has gone on because of the global possibilities, entrepreneurs' own skill, and also we give some importance to whatever happens in the budget. But 99% for me, it is the company and the business and the management. लेकिन रामदेव जी, कॉर्पोरेट से कुछ दिग्गज कह रहे हैं कि दरअसल अब तक बात ज्यादा हुई है, काम कुछ ग्राउंड पर हुआ नहीं है. आप क्या समझते हैं, वाकई ग्राउंड लेवल पर अभी काम बिल्कुल नहीं हुआ है या फिर शुरुआत नहीं हुई है अभी इसकी? नहीं, आई थिंक वी आर हियरिंग लॉट ऑफ गुड थिंग्स, दोज हु आर इंटरेक्टिंग विद द गवर्नमेंट. आई मीन, जिनका काम है जैसे पावर सेक्टर में जो है, everyone is saying that there is a perceptible change in the pace of things which are happening. But देखिए, इतना बड़ा जहाज है ये, इंडिया इनकॉर्पोरेटेड और इंडिया पर से, सो मतलब आज आते ही काम उसका इफेक्ट नहीं आने लगेगा. इट विल टेक टाइम. तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो कि बहुत एडमायरेबल हैं, एंड आई एम क्वाइट श्योर इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम. लेकिन जब चालू होगा, इट्स लाइक वेटिंग फॉर द ट्रेन, बट वेन एवर इट विल कम फुल बैंग ऑन. So it will be slow to take off. And one of the thing is, external environment is not very conducive. मतलब आज दुनिया में बूम नहीं चल रहा है कि भाई people are waiting for Indian products to come and those kind of things. So I think because of that negative, we have to do it internally everything. So internal पूरा आप कुछ पॉलिसी जान लें, स्टेट गवर्नमेंट तक उसका पॉपुलेशन हो यहाँ. अच्छा, दूसरा ये है, आपका बजटरी कंस्ट्रेंट फॉर दिस ईयर 14-15 वॉज टोटल 7-8 महीने तक तो कोई सरकार है नहीं वहाँ. And oil price was also at 110. So it was completely in shambles. And in last 4-5 months, you had to repair the entire damage done by in last 4.5 years, more than in last 2 years of the election expectations. So I think that job is, I hope it is behind. And as it is said, I think one of the things is, for all the mess to be cleared, you need one windfall. And Modi Saab has got that windfall with the collapse in the oil price. Now, the collapse in the oil prices happened 4 months back. Next year, we are likely to have subdued oil price. So I think that gives all the scope
for them to move big time, particularly on the infrastructure side, the way they want to move. So that's the expectation of this economist also, that this particular opportunity of the collapse in the oil price must be used innovatively by the current government. बिल्कुल। तो रामदेव जी, इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए, चूंकि जो ऑयल प्राइसेस कम हुई है उसको देखकर लग रहा कि वित्तीय घाटा इस बार काबू में रहेगा, ये लगभग सब लोग मानकर चल रहे हैं। आरबीआई गवर्नर ने साफ कहा है कि वो बजट के बाद देखेंगे कि उन्हें आगे एक्शन क्या करना है। तो क्या ये माना जाए कि बजट के बाद आरबीआई रेट कट करेगा और वो बाजार को आगे बढ़ाने के लिए बड़ा पुश फैक्टर हो सकता है? वो तो परमानेंट है, वो तो मतलब the world over it is deflation. We are the only guys with such a high inflation and high interest rate. So as the inflation starts falling, I mean as the low oil price, low commodity prices they start fueling, clearly we are onto the lower trajectory of interest rates. How fast, how much can it go down? Will it be 100 bips in next 12 months, 200 bips? I mean that will be a big, in fact bigger game changer I would say, because consumer is in a full mood to spend, but interest rate is clearly one of the constraints. So if the interest rate comes down, consumer confidence will further go up. रामदेव जी, तो फिर आपको लगता है कि लीडरशिप दरअसल उन्हीं फील्ड से आएगी जो अब तक मार्केट के फेवरेट रहे हैं, बैंक्स, ऑटो, और ये आपके भी फेवरेट है? हाँ, अभी तो मेरे लगता है अगले 6 महीने तक तो वही रहेगा, बट आई थिंक बाय द टाइम इट इज 6 months you'll see the growth broadening. All the impact of the coal auction है, तो उससे जो रिवाइवल होगा इन एंटायर माइनिंग एंड ऑल, और इंटरेस्ट रेट रिडक्शन, और जो डीजल का जो डिक्लाइन कारण से डिक्लाइन होगा, और एनी स्पेसिफिक प्रपोजल. बट मोर इम्पॉर्टेंटली स्टार्टिंग 1st April आई थिंक दे विल गेट अ न्यू चेक बुक, दिस एंटायर गवर्नमेंट. सो आई थिंक ऑल द प्लान्स ऑफ मिस्टर गडकरी और एनीथिंग, आई थिंक दे मस्ट स्टार्ट फ्रॉम 1st April itself, you know, because they get a new allocations, new revenues and new deficit to be incurred. So I think that will have another 3 months or so to, but I think second half of 15-16 should be, you know, clearly much bigger. शुक्रिया अग्रवाल साहब, आपका हमारे लिए वक्त निकालकर आज बजट के मौके पर अपनी तमाम राय हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। तो बने रहिए आप सीएनबीसी आवाज के साथ, क्योंकि आज दिन भर आगे भी हमारे साथ जुड़ेंगे वो तमाम जाने माने एक्सपर्ट्स जो बाजार पर पार की नजर रखते हैं। 9:25 पर हमारे साथ होंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के निमेश शाह, 10:30 बजे हमारे साथ जुड़ेंगे एडलवाइज सिक्योरिटीज के चेयरमैन रसेश शाह, और कई सारे दिग्गज इस पूरे दिन भर सीएनबीसी आवाज पर हमारे साथ। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। वक्त हो गया है अब आज की रणनीति बनाने का। टेक्निकल नजरिया बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं पैनोरमा टेक्निकल्स के अल्पेश फुरिया, फंडामेंटल नजरिया बताएंगे अम्बरीश बलिगा, और डेरिवेटिव नजरिया बताने के लिए आनंद राठी सिक्योरिटीज के चंदन पापड़िया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का स्वागत है। अम्बरीश, ये बताइए, गुड मॉर्निंग, कैसे देख रहे हैं आप भारतीय बाजारों को? पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन काफी डिसअपॉइंटिंग रहे हैं, लेकिन बाजार बंद होने के बाद कल जो एफआईआर का फिगर आया उसने थोड़ा उत्साह भरा है। क्या तेजी का दिन हो सकता है आज का? जिटरीनेस तो है मार्केट में, क्योंकि ऑलरेडी काफी चल चुका है और एक्सपेक्टेशंस आर काफी हाई एज फार एज बजट इज कंसर्न। तो शायद डिसअपॉइंटमेंट का भी चांस है। एंड लुकिंग एट दिस आई थिंक पीपल आर गेटिंग अ बिट एजी। तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ से बहुत ज्यादा अभी ऊपर जा सकता है, बिकॉज देयर आर नॉट टू मेनी डेज फॉर द बजट, एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू बी क्वाइट वॉलेटाइल। So I think the downside, I mean, at least before the budget is limited. मुझे लगता नहीं कि यहाँ से it will be more than 100-125 points down. But at the same time, I think the upside also is limited to possibly at the 100-150 points. Okay. लेकिन तकनीकी तौर पर चार्ट्स क्या कह रहे हैं अल्पेश? जिस तरह से 3 दिनों से उतार चढ़ाव के बीच कमजोरी का रुझान दिख रहा है, 8900 के ऊपर सस्टेन होने में मुश्किल आ रही है, क्या लगता है क्या कुछ और डाउन साइड रिस्क है? और अगर आज एक थोड़ी पॉजिटिव गैप से ओपनिंग हो तो क्या शॉर्ट करेंगे आप? जी हाँ, बिल्कुल अनिल जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, जिस हिसाब से कल एक फॉर्मेशन जो बनी है, फिर से एक टॉपिंग आउट की फॉर्मेशन इंडिकेट कर रही है, यानी ये इंडिकेशंस बता रही है आपकी कि 9000 के सामने 8910 का एक लोअर टॉप इंडिकेट हुआ है, बना है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से आपने कहा कि वो कोई उछाल आता है, तो मैं समझता हूँ यहाँ पे 8850 का एक स्टॉप लॉस लगा के आपको सेल करना चाहिए। यहाँ से डाउन साइड में मैं समझता हूँ आज की क्लोजिंग लेवल से भी मैं समझता हूँ कि और 100 पॉइंट से एटलीस्ट 8650 तक के लेवल्स आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। हाय चंदन, गुड मॉर्निंग। आप भी क्या सेल ऑन रैलीज की रणनीति रखना चाहेंगे, या आपको लगता है डिप्स में खरीदारी करनी चाहिए, एक्सपायरी से पहले एक शॉर्ट कवरिंग रैली देखी जा सकती है? आपकी क्या राय है?
जी देखिए, ओवरऑल बाजार है काफी वोलेटाइल रहने की गुंजाइश यहाँ पे देखने को मिल रही है। देखिए ऊपर के लेवल से जरूर सेलिंग प्रेशर आ रहा है। उसका रीजन है कि ऊपर में कॉल राइटिंग हो रही है। 8800, 89 और 9000 की कॉल में सस्टेन राइटिंग हो रही है। कल के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो अराउंड 8800 की कॉल में 11 लाख का नया ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है। वो इंडिकेट कर रहा है कि अब 8840 है, इस सीरीज में निकाल पाना मुश्किल होगा। हालांकि नीचे में बाजार में काफी सपोर्ट है। मीडियम टर्म ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। हालांकि जरूर इसने इमीडिएट सपोर्ट 8795 का था, उसको तोड़ा, उसके बाद में 50-60 पॉइंट का डिक्लाइन देखने को मिला। बट अभी भी ये जो मेजर ट्रेंड है वो टर्न नहीं हुआ है। मेरे हिसाब से यहाँ पे बार बार बाजार में सपोर्ट बेस्ड बाइंग नजर आती हुई दिखाई देगी। देखिए बाजार में अब जो इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा बजट, उसी से बाजार का दिशा निर्धारण देखने को मिलेगी। डेरिवेटिव डेटा भी इतना कुछ खास इंडिकेशन यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। जरूर ऊपर के लेवल से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। बाजार ने जो रिसेंट 450 पॉइंट का मूवमेंट दिया है उसका 38% रिट्रेसमेंट लेके टर्न मारने की ट्राई कर रहा है। बाजार है 20 डे मूविंग एवरेज उसको भी टेस्ट करने की ट्राई कर रहा है। 8720 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। यदि वो तोड़ता है तब भी बाजार में 8626 के लेवल देखने को मिलेंगे। अदरवाइज वापस 8800 और 8850 के दायरे में जाने की ट्राई करेगा। देखिए पूरी सीरीज का जो वॉल्यूम वेटेज एवरेज है उसी के आसपास निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है। इस पूरी सीरीज का जो एवरेज है वॉल्यूम वेटेज एवरेज जो 8770 के आसपास है और कल की क्लोजिंग उन्हीं पॉइंट से 10-15 पॉइंट नीचे है। बाजार में जो प्रेशर की वजह आ रही है वो बैंक निफ्टी के अंडर परफॉर्मेंस की वजह से आ रही है। हालांकि देखें कुछ हैवीवेट्स काउंटर है उसमें वापस चाल देखने को मिली है, जैसे कि आईटीसी है, टाटा मोटर है, आईटी काउंटर्स है। बट बैंक निफ्टी है वहां पे परफॉर्म नहीं कर रहा, उसकी वजह से यहाँ पे फॉलो अप एक्शन नहीं देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से 8720 को केयरफुली वॉच करना चाहिए। बाजार में अभी कोई मेजर ट्रेंड है वो निगेट नहीं हुआ है। 8720 यदि तोड़ता है तभी यहाँ पे थोड़ा सा कोशिश लेने की सलाह रहेगी। अदरवाइज बाजार में रेंज बाउंड मूव है वो चलता रहेगा। ओके, रेंज बाउंड उतार चढ़ाव के बीच ये है बाजार का डायरेक्शन अब से लेकर एक्सपायरी तक और शायद बजट तक भी। तो बजट की इस खास कवरेज पर आपको हमेशा सीएनबीसी आवाज के साथ रहना है। पिछले 10 सालों से हमारा चैनल लीडर है, नंबर 1 है, सिर्फ इस वजह से कि आप बजट हमारे साथ देखते हैं। बजट का पूरा हफ्ता और बजट का दिन भी, और इस बार शनिवार को बजट और पूरे दिन ट्रेडिंग। तो आपके लिए ये एक बेहतरीन मौका। लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद लौटेंगे, कुछ और स्टॉक्स पर राय लेंगे हमारे एक्सपर्ट से। बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। जी हां, बजट का हफ्ता है और आप सब यही जानना चाहते होंगे कि अब से लेके बजट तक या फिर उसके आगे तक कौन से वो स्टॉक्स हैं जिसमें अगर आप खरीदारी करें तो आपको अच्छा फायदा हो। चलिए हमारे एक्सपर्ट से जान लेते हैं। अमरीश हमारे साथ बने हुए। अमरीश, ये बताइए कौन से वो 2 स्टॉक्स हैं जो आपको पसंद है, जिनको आप यहां से बजट तक भी खेलेंगे और उसके आगे तक भी रखेंगे? मैं तो लास्ट कई हफ्तों से पॉजिटिव हूँ ऑन इंडिया बिल्डिंग स्टोरी। और इंडिया बिल्डिंग स्टोरी में आ जाता है पावर, capital goods or infrastructure. So I'll give you 2 stocks, one in the power sector, one in the infra sector. Power sector में NTPC है, which is anyway the largest in the thermal power space, having nearly 60% of the overall capacity. And looking at the cash-rich company and PSU. So I think at these levels one should be looking at buying it, क्योंकि ये चला भी नहीं है. If you look at the last year and a half, मेरा टारगेट यहाँ पे है करीब 240 to 250 for this stock. As far as infra is concerned, I would look at ILFS Transportation, which again is one of the few infra companies जिनका balance sheet is not stretched, and currently it's quoting at about 20 times, like 10 times FY 16, which seems comparatively cheap. And I'm looking at a price of about 280 for the stock in the next 9 months. Okay, तो ये 2 स्टॉक हैं एनटीपीसी दिग्गजों में, और मिड कैप स्टॉक्स आप देख रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस से ITNL हो सकता है जहां पर आप मौका देखें निवेश करने का। चंदन, आप कहां बजट के पहले खरीदारी का मौका देख रहे हैं? जी अनिल जी, देखिए जिस हिसाब से पिछले कुछ दिनों से सेक्टोरियल रोटेशन देखने को मिल रहा है, कैपिटल गुड्स, पावर और एनबीएफसी काउंटर्स में यहाँ पे खरीदारी हो रही है, वहाँ पे डिलीवरी वॉल्यूम्स भी देखने को मिल रहा है। हालांकि इवेंट के चलते हुए इतना ज्यादा कोई डेरिवेटिव्स बिल्टअप ज्यादा काउंटर्स में नहीं मिल रहा है, बट हम फोकस वहाँ पे कर रहे हैं जो काउंटर सपोर्ट से टर्न कर रहे हैं और जहाँ पे डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम और जो पुट राइटिंग एक्टिविटी है वो दिख रही है, और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे मैं कैपिटल गुड्स से BHEL के लिए रिकमेंडेशन करूंगा। BHEL देखें रिसेंटली 250 के आसपास सपोर्ट लेके टर्न किया है। यूजुअली स्टॉक
नीचे के लेवल पे 250 के आसपास आके और वहां से टर्न करने की ट्राई करता है। स्टॉक में काफी पोटेंशियल है कि ऊपर के लेवल को निकाल दे, तो 250 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। बट इमीडिएट एक वीक के लिए यदि ध्यान रखना है तो 260 का स्टॉप लॉस लगाइए। ऊपर मेरा मानना है 290 तक का लेवल इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। दूसरा काउंटर यहाँ पे रहेगा LIC हाउसिंग फाइनेंस। स्टॉक देखिए ओवरऑल मीडियम टर्म ट्रेंड इसका पॉजिटिव है। जरूर बाजार की वीकनेस के बाद इसमें थोड़ा सा ऊपर के लेवल से करेक्शन हुआ है, बट 450 के लेवल को ये स्टॉक अच्छे से होल्ड कर रहा है और मेरा मानना है जिस हिसाब से ये होल्ड कर रहा है और यदि 470 के ऊपर स्टॉक निकल जाए तो ऊपर में 495 500 तक के लेवल भी स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो इस काउंटर में भी तेजी की सलाह रहेगी। 450 का स्टॉप लॉस रखिए, ऊपर में 500 तक के टारगेट है आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। और इमीडिएट 1 या 2 दिन की बात करें तो मेरे हिसाब से पावर ग्रिड, NTPC ये जो काउंटर्स है जहां पे थोड़े से लॉन्ग के बिल्टअप हो रहे हैं, इनको भी ट्रेडिंग के लिए आज से देखा जा सकता है। ओके, भेल, LIC हाउसिंग फाइनेंस, ये 2 ऐसे दिग्गज हैं जहां पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। अल्पेश, आपके रडार पर कौन से वो 2 शेयर हैं? या हेमंत, देखिए डिफेंस के स्टॉक को हम काफी ट्रैक करते हैं और पिछले दिनों जो पीपावाव डिफेंस, BEL और वालचंद नगर, इन तीनों में टारगेट्स हमारे भी अचीव भी हुए, बहुत अच्छा खासा रिटर्न भी मिला। उसके बाद हमने पिछले हफ्ते और एक स्टॉक रिकमेंड किया था रोल्टा, करीबन 125 130 के पास में। मैं इसी स्टॉक के साथ में फिर और आगे बढ़ना चाहूंगा। मैं समझता हूं कि यहाँ पे एक अच्छा खासा रिटर्न आपको और आगे आने वाले दिनों में 1 हफ्ते में मिल सकता है अगर मेक इन इंडिया की स्टोरी पर अगर हम बिलीव करते हैं तो। यहाँ पे मुझे लगता है कि 140 का एक स्टॉप लॉस लगा के आपको बाई करना चाहिए। 170 तक के टारगेट्स आपको 1 वीक में मिल सकते हैं। और अगर लेदर के लिए कोई एक अच्छा सा न्यूज आता है तो मैं समझता हूँ यहाँ पे मिर्जा इंटरनेशनल को काफी अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। स्ट्रॉन्ग हायर टॉप हायर बॉटम की फॉर्मेशन बनाई है, विद द राइजिंग वॉल्यूम ब्रेकआउट भी देखने को मिला है। तो मैं समझता हूँ कि 88 के स्टॉप लॉस से अगर इस स्टॉक्स में किसी भी गिरावट में खरीदारी भी की जा सकती है तो आपको 115 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये राय आती हुई यहाँ पर इन सारे स्टॉक्स पर मिर्जा और रोल्टा 2 स्टॉक हैं जहां पर प्री बजट बाइंग करने के मौके दिख रहे हैं यहाँ पर अल्पेश को। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद लौटेंगे, लेकर आएंगे आपके लिए प्री ओपनिंग सेशन, बताएंगे आपको कैसी होगी भारतीय बाजारों की शुरुआत, रुपए की ओपनिंग और पहला सौदा इस छोटे से ब्रेक के बाद।